देखो प्रश्नोत्तर आसन ये बहुत हो चुके। अब आज आपने पेपर देना है, इसलिए शांत चित्त होकर सभी सीधे होकर बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन जो जिसका प्रिय है और कंफर्टेबल है वो आसन लगा ले। सिद्ध आसन को सभी आसनों के राजा के रूप में कहा जाता है। सभी सीधे होकर बैठे और हाथ जोड़कर प्रार्थना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्येमामृतात्। ओम शयनावतु शयनो भुनक्तु शयवीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन। हमारे साथ उपस्थित आदरणीय जगमाल जी, सुखराम जी, रामपाल जी, डॉक्टर राजेश जी रोज रहे हैं, आगे पीछे सभी जुड़ जाते हैं। आदरणीय अशोक त्यागी जी और प्रविंदर गुनिया जी जिनके देख रेख में ये शिविर चल रहा है, और सभी साधक और साधिका। पिछले लगभग 35 दिन से हम लोग 33 दिन से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को समझने का जानने का भी प्रयत्न कर रहे हैं, एक दूसरे की शैली सीखने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। आज पेपर है चूंकि, तो बिना किसी तनाव के रिलैक्स जब भी कोई परीक्षा देखने जाना हो तो तनाव रहित होकर सिर्फ प्राणायाम और मेडिटेशन। सीधे होकर बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में, या अपनी जरूरत के अनुसार चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा या मेरुदंड मुद्रा। ये 4 विशेष मुद्राएं जो नाद अनुसंधान में प्रयोग होती है। यो हठ योग में भी जिनका वर्णन है, ये हस्त मुद्राओं में आती हैं। तो चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, मेरुदंड मुद्रा, आदि मुद्रा और मेरुदंड मुद्रा, ये आपके सवाल में हो सकती है। तो कोई भी एक मुद्रा लगाकर कमर सीधी करके और प्रारंभ करें भस्त्रिका श्वासों को लेना और छोड़ना। आंखें बंद करते हुए मन को आईब्रो सेंटर में रखें। ओम के जप के साथ निरंतर श्वासों का आवागमन। स्टमक ब्रीद नहीं, लंग्स ब्रीद भस्त्रिका नाम है। स्टमक ब्रीद हो जाएगी तो कपालभाति बन जाएगी। भस्त्रिका लंग्स ब्रीद। वक्ष स्थल का प्रयोग करें, लंग्स का प्रयोग करें। हाई बीपी हार्ट के रोगी धीमी गति से करें, बाकी सभी इसको कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन भी कर सकती हैं। अस्थमा, दमा, श्वास खांसी वालों के लिए औषधि है। कफ जनित रोग, टीबी, दमा, सभी लोग तन्मय होकर प्रेम पूर्वक 3 से 5 मिनट इसका अभ्यास रोज करें। हमारा शरीर में 9 सिस्टम्स और उन सिस्टमों का हम प्राणायाम के माध्यम से चिकित्सा कर सकते हैं। आप करते रहें। इसमें 3 सिस्टम, नंबर 1 रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम। करते जाएं भस्त्रिका।
नर्वस सिस्टम में विशेष रूप से हमारा ब्रेन से जुड़ी हुई हाइपोथैलेमस से लगी हुई पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उसके द्वारा प्राप्त हुआ हार्मोन पूरे शरीर में, क्योंकि हमारी मांसपेशियां दो प्रकार की, एक वॉलेंट्री एक अनवॉलेंट्री। अनवॉलेंट्री शरीर की रिक्वायरमेंट से निरंतर कार्य करती रहती है और वॉलेंट्री निर्देशानुसार कार्य। तो पूरा जो नर्वस सिस्टम है ये हमारी वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन से जो संवेदनाएं लेकर जाने वाली ये ग्रंथियां मस्तिष्क में 12 जोड़े, मस्तिष्क और फेस को कंट्रोल करने वाली 12 जोड़े, और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली 31 जोड़े। स्पाइन भी इसका केंद्र बिंदु है। तो इससे हमारा ये सारे शरीर में हार्मोन्स पहुंचाकर ब्रेन के निर्देश को बताती है, जिससे शरीर गति करता है। नर्वस सिस्टम। अब दूसरा है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। करते रहे ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके विशेष रूप से लंग्स, राइट और लेफ्ट दोनों, यहाँ पर होने वाली एयर एक्सचेंज की क्रियाएं, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को अडॉप्ट करना और उसमें ऑक्सीजन को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। इसमें हमारा नोज, गला, ब्रोंकल ट्यूब और लंग्स विशेष रूप से कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत आती है एक एक लंग्स में ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने के लिए 30-30 करोड़ कोष हैं, छिद्र हैं, जिनमें ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। श्वास के आने पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर लेते हैं। राइट लंग्स में 3 भाग हैं और लेफ्ट में 2। राइट थोड़ा बड़ा है, लेफ्ट थोड़ा छोटा। यहाँ निरंतर एयर एक्सचेंज की क्रिया चलती रहती है और यहाँ से जाने वाला ऑक्सीजन हार्ट में, हार्ट के 4 भाग हैं, 2 ऊपर के 2 नीचे के। ऊपर के 2 ग्राहक, नीचे के क्षेपक, अंग्रेजी में ऑरेकल और वेंट्रिकल। राइट वालों में शुद्ध रक्त, राइट वालों में अशुद्ध रक्त और लेफ्ट वालों में शुद्ध रक्त। राइट वालों में 3 बाल और लेफ्ट वाले में 2 बाल। ये त्रिकपाट व द्विकपाट। इससे एक महाधमनी निकलती है। महाधमनी से शास्त्रों के अनुसार, उपनिषदों में भी इसका वर्णन आया है, आयुर्वेद में भी वर्णन है, 100 महाधमनी, यानी इसको कहते हैं महाधमनी। 100 करीब ग्रंथियां निकलती, नाड़ियां निकलती हैं, जिन्हें महानाड़ी कहते हैं। और प्रत्येक की यानी ये टोटल जाकर मिल जाती है 72,000। और फिर वो पूरे शरीर में जब फैलती है तो जो हृदय से निकलने वाली, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाली 72,72,10,210 नाड़ियों के रूप में जानी जाती है। इन सभी में ऑक्सीजनेटेड युक्त शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और जिन नाड़ियों से रक्त लौटकर आता है उन्हें शिराएं कहते हैं। जिनमें शुद्ध रक्त जाता है उसे हम शिराएं कहते हैं, और उनको वेन्स। जिनमें शुद्ध रक्त जाता है उन्हें धमनी, और लौटकर आता है उन्हें शिराएं। तो ये चक्र निरंतर चलता रहता है। पूरे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ व्यक्ति 12 से 16 श्वास लेता है। रोग के अनुसार, कार्य के अनुसार, हार्ड वर्किंग के अनुसार श्वास की गति और हार्ट बीट दोनों बढ़ती रहती है। प्राणायाम और ध्यान से श्वास की गति सामान्य कम होती है
इसे योगी लोग घटाकर 4 तक ला सकते हैं। बढ़ने पर 24 तक स्वस्थ माना जाता है और 24 से ऊपर जाती है तो रोग। 12 से 16 श्वास लेने वाले यानी प्रति मिनट 16 श्वास लेने वाले व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी जाती है। आयु का संबंध श्वासों से कहा गया है। कछुआ 1 मिनट में 4 श्वास लेता है और 400 वर्ष जीता है। तो श्वासों के सब कहते हैं, सबकी श्वास निश्चित है। श्वास के आधार पर शरीर की आयु। कुत्ता बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेता है तो उसकी आयु 12 वर्ष है। यानी 8 गुना श्वास लेता है। लगभग 9600 के आसपास श्वास प्रति मिनट कुत्ता लेता है। तो इस प्रकार से श्वास के आधार पर गति और प्राणायाम से श्वास की गति धीमी और सामान्य हो जाती है। चले वाते चले चित्ते निश्चले निश्चलम भवे। हठयोग प्रदीपिका कहती है चले वाते चले चित्ते निश्चले निश्चलम भवे। ये प्राणायाम का लाभ। ऑक्सीजन युक्त जब रक्त लंग्स से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसमें हीमोग्लोबिन के कण सुर्ख लाल हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं। और शरीर के सेल से जब ऑक्सीजन का भोजन कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में छोड़ते हैं तो लौटने वाला रक्त जो हृदय में आता है वो हल्के चमकहीन होता है, हल्का लाल हो जाता है, उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है। तो ये आपका रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम और ये तीनों सिस्टम लाभान्वित हो रहे हैं आपके भस्त्रिका प्राणायाम से। और 2 मिनट का भस्त्रिका। मंत्र योग लगातार किसी भी निष्पत्ति भाव के मंत्र का 12 वर्ष तक जप करने पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मंत्र योग की सिद्धि कितने समय में होती है? 12 वर्ष में। लय योग भक्त की भांति बिना दुख और सुख के द्वंद्वों से परे ईश्वर में पूरी आस्था के साथ जीना लय योग। तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान क्रिया योग। ज्ञान योग विवेक वैराग्य सत्संग और मुमुक्षुत्व 4 बहिरंग। सत्संग में 6 संपत्ति, शम दम श्रद्धा तितिक्षा उपरति और समाधान। निरंतरता के साथ करते रहें। भक्तियों ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रवण मनन निधिध्यासन ये अंतरंग ज्ञान योग के। और भक्ति योग में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति योग निरंतरता के साथ ध्यान मग्न होकर इसी तरह आंखें बंद करके ध्यानस्थ होकर वस्त्रिका करते रहे और इन सबको मन में दोहराया करें। याद करने का उत्तम तरीका अंतर्मुखी होकर अपने शरीर का दर्शन करते जाएं और शरीर के अंगों के नामों को लेते जाएं, देखते जाएं क्या क्या प्रभाव हो रहा है, कैसा प्रभाव हो रहा है, कैसा लग रहा है। जो भस्त्रिका से ऑक्सीजन जा रहा है वो शरीर में कहाँ कहाँ घूम रहा है,
शरीर हमारा अनगिनत सेलों का समूह है। लगभग जहां तक मैंने एक पुस्तक में पढ़ा 37 खरब सेल्स, कुछ सेल्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं सिस्टम्स, और कुछ सिस्टम को मिलाकर बनता है शरीर। उसको शेप देता है स्केलेटल, उसको आकृति देता है स्केलेटल सिस्टम, गति करने के लिए जॉइंट, और उन जॉइंटों को स्केलेटल सिस्टम को कवर करके जॉइंट को पकड़े रखने का जो कार्य करता है उसे कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। तो आइए करते हैं कपालभाति। नाभि हमारा केंद्र बिंदु है। सांसों के साथ नाभि का इस्तेमाल पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, इन तीन सिस्टमों को पूरी तरह से लाभान्वित कर देता है हमारा कपालभाति। मन को शांत करते हुए सबसे पहले पाचन तंत्र का दर्शन करते हुए कपालभाति करते रहें। मुख जहां निकलता है सलाइवा भोजन में मिक्स होकर भोजन के साथ गले से फूड पाइप में होता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय में भोजन की कैपेसिटी लगभग 1.5 लीटर की है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक का छिड़काव और कप के माध्यम से भोजन को गीला किया जाता है। डायफ्राम के माध्यम से भोजन का मंथन होता है। भोजन को पीस कर एक पेस्ट तैयार करते हैं जिसमें समय लगता है लगभग 1 घंटा 48 मिनट। इसके बाद सी के आकार का डियोडाइनम दाईं ओर की ओर निकलता है और इस डियोडाइनम में 2 नलियां आकर मिलती हैं। एक लीवर से, जो लीवर के जूस को पित्त को लाती है। लीवर एक दिन में लगभग 550 ग्राम ml पित्त बनाता है। पैंक्रियाज का जो डाइजेस्टिव जूस है वो भी यहीं आकर निकलता है, इसलिए दोनों ग्रंथियां एस्ट्रोक्राइन कहलाती हैं। लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद पोषक तत्वों का ये हुआ डाइजेशन। छोटी आंत इसमें से पोषक तत्वों को सोख लेती है और मलबे को आगे बढ़ा देती है। बड़ी आंत धीरे धीरे उस मलबे को शरीर से बाहर कर देती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 22 फीट मानी जाती है, 6.5 मीटर, 22 फीट। बड़ी आंत की लंबाई 1.65 मीटर, लगभग 6.5 फीट। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। निरंतर कपालभाति करते हुए अपने पाचन तंत्र का दर्शन करें। जब भोजन से रस सोख लिए जाते हैं और उन रसों को रक्त में भेजा जाता है तो रक्त में लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है। भोजन से गए हुए रस का पानी और ऊर्जा के निर्माण में H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में क्रिया करते हैं H2O, तो वहां उत्पन्न होती है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी।
पानी रक्त में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकल जाती है, एनर्जी शरीर के लिए भोजन। ये क्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है। इस क्रिया को हम चय अपचय क्रिया, जो सेल्स टूटते हैं उसे कैटाबॉलिज्म, निर्माण होता है उसे एनाबॉलिज्म, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं मेटाबॉलिज्म। निरंतर एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, जिससे खर्च होता है। जो लोग बिल्कुल काम नहीं करते बैठे रहते हैं, उन्हें व्यायाम बताया जाता है ताकि उनका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। जो काम नहीं करते उनका एनाबॉलिज्म बढ़ा हुआ होता है, कैटाबॉलिज्म नहीं होता। तो बैलेंस करना, बैलेंस से जियो निरंतर। अब यहाँ से एसिमुलेशन का कार्य शुरू होता है। भोजन से दिया गया रस, रस से बना रक्त, रक्त से बना मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से बोन, बोन से बोन मैरो, बहनों में रज और पुरुषों में भी सप्त धातुओं का निर्माण। हमारे पेट में, हमारे शरीर के पाचन में ये 13 अग्नियां काम करती हैं। 7 ये धातु अग्नि, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश पंचभूताग्नि, और नाभि पर जठराग्नि। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमासते प्राण अपान समायुते पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। कपालभाति के लिए सूत्र लिखा। गीता के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक कहा, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक प्राणी के शरीर में विराजमान हूँ और वहां मेरा नाम है वैश्वानर अग्नि अर्थात जठराग्नि। और जठराग्नि को जो श्रम करता है वो मुझे प्रसन्न करता है, मेरी पूजा करता है। तो इसलिए जठराग्नि का ध्यान रखें, ना उसे मंद होने देना, तीव्र। और इसे सम करना है तो प्राण अपान समायुक्त है, प्राण अपान और समान का घर्षण। कपालभाति में नाभि में केंद्र बिंदु है, समान ऊपर है, प्राण नीचे है, अपान, तीनों में मंथन चल रहा है। और ये चारों क्रियाएं व्यवस्थित हो रही हैं। पचाम में अन्नम चतुर्विधम, आमाशय में डाइजेशन, छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन, किडनी और लीवर की सहायता से एसिमुलेशन, और बड़ी आंत से एलिमिनेशन। ये चारों क्रियाएं जिसकी व्यवस्थित है उसे कोई रोग नहीं, उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता, मन में शांति, श्वास की गति सामान्य, आनंद की अवस्था, और आनंद ही समाधि का प्रतिरूप। निर्विचार वैश्वारध्य आध्यात्म प्रसाद, इसी का नाम है लय योग। अब इसके बाद है पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, जब किडनी एक्टिव होगी तो रक्त से पानी, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, नमक, शरीर में एक्स्ट्रा पहुंचा हुआ सी और बी विटामिन, और भी जो विजातीय तत्व शरीर में उत्पन्न होते हैं उन सबको किडनी बाहर कर देती है। उत्सर्जन में मेन कार्य करती है किडनी, बचा हुआ कार्य करती है बड़ी आंत, ऊपर से जो गैसेस हैं उनका निकालने का काम करती है। बड़ी आंत से अपान वायु भी, जो उत्पन्न होने वाली, आंतों में उत्पन्न होने वाली गैस को नीचे निकाल देती है। और मेटाबॉलिज्म के समय उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स निकाल देता है। बचे हुए जो विजातीय द्रव्य हैं वो पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल, रोम छिद्रों से बाहर निकाल देता है। तो ये सारा मिलाकर उत्सर्जन अंग, लेकिन उत्सर्जन अंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है किडनी।
जिसका संबंध स्वादिष्टान चक्र से माना है योग में। किडनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें, इसलिए इसे स्वादिष्टान चक्र को किडनी से जोड़ा है, इसलिए इसे उत्सर्जन अंग से कहा है। सुधा जी ने कल इसका एक प्रश्न लिखा था, बहुत डीप मुझे इसका ज्ञान नहीं है, मैं कोई आयुर्वेद का आचार्य भी नहीं और डॉक्टर भी नहीं, पर जैसा मैंने योग की पुस्तकों में, आयुर्वेद की पुस्तकों में पढ़ा है, स्वादिष्टान चक्र को व्यायाम देने से, शक्ति चालनी क्रिया करने से किडनी के रोग दूर हो जाते हैं, पूरा यूरिनरी सिस्टम्स क्लीन हो जाता है, इसलिए इसे उत्सर्जन अंग से जोड़ा है। निरंतरता के साथ ऐसे अनेक उदाहरणें, कपालभाति करने से किडनी के रोग ठीक हो गई, शक्ति चालनी मुद्रा लगाने से यूरियन की समस्याएं समाप्त हो गई। तो निरंतरता के साथ कपालभाति, जिन्हें यूरियन में इन्फेक्शन इत्यादि, यूरियन कम आना, ज्यादा आना, कोई समस्या है, तो कपालभाति के समय अपनी जननेंद्रिय के पास ध्यान दें और वहां संकुचन महसूस करें। बहनों का यूट्रस और 2 ओवरी, ये प्रजनन अंग है। इनकी जो भी बीमारियां हैं, दोनों तरफ 2 ओवरी है, ओवरी और लीवर को जोड़ने, ओवरी और यूट्रस को जोड़ने वाली जो नाड़ी है, नलिका है, उसे फ्लोपियन ट्यूब कहा। निरंतर कपालभाति के अभ्यास से इनके हार्मोन्स व्यवस्थित हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन 2 प्रकार के हार्मोन बनाते हैं, ये डिंब ग्रंथियां भी कहते हैं ओवरी को। संतान उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। प्रजनन तंत्र की तमाम रोग, रसौली, मासिक चक्र की अनियमितता, लिकोरिया, बांझपन, इनफर्टिलिटी, तमाम रोगों को स्वामी जी महाराज ने कपालभाति के माध्यम से ठीक किया है। भस्त्रिका के कार्य क्षेत्र में देखिए प्राणायाम कितना महत्वपूर्ण है। भस्त्रिका के कार्य क्षेत्र में नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। कपालभाति के कार्य क्षेत्र में अब इसी की सहायता के लिए आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, उड्डयनबंध, अग्निसार, ये सारे के सारे पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र को एक्टिव करके व्यवस्थित करते हैं। और जब ये तीनों तंत्र व्यवस्थित हो जाते हैं तो हड्डी, स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम अपने आप सुव्यवस्थित और सुंदर हो जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये दोनों जगह बटी हुई हैं। हमारे मस्तिष्क में कान के ठीक नीचे के छोर पर, कान की जो लटकी हुई लार है उसके पीछे, मांसपेशी के पीछे पिट्यूटरी, जो मास्टर ग्लैंड के रूप में शरीर के संचालन में कार्य करती है। मटर के दाने की बराबर इसकी आकृति कही है। 2 प्रकार की वैक्सीन पीछे की ओर से बनाती है जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। 4 प्रकार के सामने से जो शरीर की मांसपेशियों को, शरीर को कार्य करने में सहायता करते हैं। पीनियल इसकी सहायक, कान के 16 पीछे और कान के ऊपरी भाग।
इसका स्थान कहाँ है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, थोड़ा बहुत 19-20 हो तो आप किताबें देख लेंगे। उसके बाद आपके गले में थायराइड और पैराथायराइड, बच्चों में लंबाई को व्यवस्थित करना इसका कार्य है। मंद हो जाए तो लंबाई कम, फास्ट हो जाए तो लंबाई ज्यादा। मंद हो जाए तो थोड़ा सा खाने से भी पेट बढ़े, फास्ट हो जाए T3 और T4 के नाम से 2 वैक्सीन बनाती है, थायरॉक्सिन वैक्सीन होता है। इसको सुचारू रखने से के लिए आयोडीन युक्त भोजन, नारियल पानी, पालक की सब्जी, कमल ककड़ी, सिंगाड़ा और मखाना, ये इसके भंडार हैं। गन्ना आयोडीन के, आयोडीन का सेवन करते रहने से, उज्जयी प्राणायाम करने से ये व्यवस्थित रहती है। गर्दन की एक्सरसाइज, सर्वांग आसन, इसके थायराइड की चिकित्सा, सर्वांग आसन विपरीत करनी, गर्दन के व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, उज्जयी प्राणायाम, जालंधर बंध, थायराइड और पैराथायराइड दोनों के समस्त रोगों में उपयोगी। बच्चों के विकास के लिए चेस्ट में थाइमस ग्रंथि चेस्ट के बीचों बीच मानी जाती है। पेट के राइट साइड में लीवर, जो सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में माना जाता है, उसके नीचे गॉल ब्लैडर। नाभि पर पैंक्रियाज, जो थायरॉक्सिन जूस बनाती है, सॉरी, पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाकर शुगर की मात्रा को नियमित करती है और इसे अंदर से छोड़ती है, तो ये एंडोक्राइन, और पाइप के माध्यम से पाचक जूस को इंटेस्टाइन में भेजती है, तो एस्ट्रोक्राइन दोनों में आती है। ऐसी ग्रंथि का नाम पूछा जा सकता है जो एंडोक्राइन और एस्ट्रोक्राइन दोनों कहलाती है, तो पैंक्रियाज। निरंतरता के साथ कपालभाति करते रहो, श्रद्धा और भाव के साथ एक अनुष्ठान की तरह। हमारे शरीर में स्केलेटल सिस्टम 206 हड्डियां लगभग, बच्चों में 270 से 300, हमारे कपाल में 8, फेस पर 14, हाथों की 32, चेस्ट में एक स्टर्नम बीच में और दोनों तरफ 12 पसलियां, 24-25 हो गई। अब हमारे कसेरू कमर की 2 टांगों की 31, पैरों तक, उंगलियों तक। और अब इसके बाद रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां और 33 वर्टिब्रा, 31 जोड़े नाड़ियां, जो नर्वस सिस्टम से जिन्हें कहते हैं, वो नाड़ियां अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाली 31 जोड़े रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं ऊपर से नीचे की ओर। 33 वर्टिब्रा और 26 हड्डियां, सर्वाइकल की 7, थ्रोट के 12, लंबर के 5, सैक्रम के 7, सैक्रम के 5 और कोशिक्स के 4, इस तरह ये 33। तो इस तरह हमारे शरीर का वर्गीकरण, हमारे शरीर में 600 से 650 मांसपेशियां, जिनका मुख्यतः से 2 प्रकार का वर्गीकरण, एक वॉलेंट्री, एक अनवॉलेंट्री। अनवॉलेंट्री में हमारे लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइन, ब्रेन, जो निरंतर बिना रुके जीवन पर्यंत काम करते हैं। जब इनवॉलेंट्री मसल्स रुक जाए तो समझ लीजिए डेथ। बाकी सारे शरीर में हाथ, पैर, मांसपेशियां, पलकें, भौहें, मुख, ये सब काम करते हैं निर्देशानुसार। इन्हें वॉलेंट्री कहते हैं, इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। निरंतरता के साथ ये हुआ आपका कपालभाति। धीरे से वापस आएंगे और मेडिटेशन, क्योंकि समय बहुत आगे चला गया, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम ओम। हथेलियों की मालिश करें, फेस पोछें।